Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and we have already completed part 1 and we are doing the previous year questions which are related to the July 2018. July 2018 से related हमारे questions हैं वो हम कर रहे हैं. Part 1 हमने कर लिया है and we are doing the questions from 11 to 20 today in this part. So the first question is the theory in which trade cycle is generated due to excess of actual over the desired investment has been given by who amongst the following. कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसकी बात की थी? तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है उसका नाम है मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी. ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सो द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज मच हायर देन द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. और ये थ्योरी देने वाले थे हमारे एफ हयग. और इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का जो पैटर्न है इकोनॉमी का वो मैच होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट का और कंजम्पशन का पैटर्न मैच होना चाहिए ताकि इकोनॉमी में क्या ला सके, वो इक्विलिब्रियम जनरेट कर सके. सो according to his theory, the actual investment is much higher than desired investment. So option second is correct. Now moving to the next question, you have the following statement and you need to tell the correct statement. Correct statement हमें बतानी है. सबसे पहला हमारी statement है liquidity trap की. So liquidity trap क्या है? It is a situation when people prefer to hold money rather than investing it. अपने पास पैसा रखना चाहते हैं ना कि उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. नेक्स्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कौन सी सिचुएशन है? व्हेन पीपल प्रेफरेंस टू इन्वेस्ट मनी रादर देन होल्ड इट. थर्ड, लिक्विडिटी क्रंच क्या सिचुएशन है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट. मनी मार्केट में मनी की क्या सप्लाई की क्या है, कमी है, वो होती है लिक्विडिटी क्रंच. क्रेडिट क्रंच का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब उधार. सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द लोन मार्केट. लोन मार्केट बैंक है, लेंडर्स हैं, इनकी मार्केट में क्या है, उधार नहीं मिल रहा है, मनी की क्या है, शॉर्टेज है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो अगर हम इसकी बात करें तो हमारी पहली सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप की, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि अपनी मनी को होल्ड करें रादर देन इन्वेस्ट करना चाहें. दूसरी है हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस. तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो केन्जियन थ्योरी में आई थी. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो क्या प्रेफर करता है, ही वांटेड टू होल्ड द लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स को उसे होल्ड करना है, लिक्विड एसेट्स को होल्ड करना है रादर देन सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट, ना कि लॉन्ग टर्म बियरिंग इन्वेस्टमेंट में इसे डालना है, वहां पे नहीं, और इसको होल्ड करना है. सो ये बिल्कुल अपोजिट सी बात इन्होंने कह दी है, इसलिए हमारी सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है. यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ही प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रादर देन होल्ड इट. इन्वेस्ट करने को प्रेफरेंस होगी ना कि होल्ड करने की, जबकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस में उसका मानना क्या होगा, लिक्विड की प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस रखनी है उसको लिक्विडिटी में. सो इसकी प्रेफरेंस रहेगी कि उसे लिक्विड रहना है, लिक्विड एसेट्स को होल्ड करना है. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी क्रंच. लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या है कि जहां पे मनी मार्केट में मनी की सप्लाई क्या है, शॉर्ट है, बिल्कुल करेक्ट बात है. क्रेडिट क्रंच का मतलब क्या है, उधार नहीं मिल रहा है, लोन मार्केट में मनी सप्लाई की कमी है. सो अगर हम बात करें सो ए, सी और डी हमारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं. नाउ यू हैव चूजन द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होता है. नाउ वी हैव द 13th क्वेश्चन. मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन रेफर्स टू. इन्फ्लेशन के रिलेशन में मेन्यू कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ रिवैल्यूइंग करेंसी, कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी बेस, या फिर कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग बेटर रेट्स ऑफ रिटर्न. तो देखो, हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं, मेन्यू कार्ड हमारे पास होता है, उसमें हमारी लिस्ट होती है. सो इस चीज को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मेन्यू कॉस्ट जो है वो हमारी एक तरीके की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. मतलब मेन्यू को अपडेट करने में जो कॉस्ट आ रही है, प्राइस लिस्ट में जो क्रॉस आ रही है, लिस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सबकी कॉस्ट हमारी क्या होती है, मेन्यू कॉस्ट होती है. अगर इकोनॉमी में चेंज आने के कारण फर्म भी तो अपने प्राइसेस में चेंज करेगी ही. सो द कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग प्राइस लिस्ट को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें जो कॉस्ट आती है वो होती है हमारी मेन्यू कॉस्ट. सो अकॉर्डिंग टू दैट सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नॉमिनल इनकम या फिर डिमांड फॉर मनी। तो अगर हम इसकी बात करें, मिल्टन फ्राइडमैन थ्योरी की बात करें, तो इन्होंने क्या बोला था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सिर्फ प्राइस लेवल या फिर प्रोडक्शन की बात नहीं करता। यहाँ पे हम प्राइस प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। ये थ्योरी है किसके बारे में, डिमांड फॉर मनी के बारे में, कि मनी की डिमांड कैसे रहेगी। ठीक है, और इन्होंने इस चीज को स्पेसिफाई किया विद एन इक्वेशन। उन्होंने इक्वेशन दी m इज इक्वल टू PT अपॉन V। ये इक्वेशन मिल्टन फ्राइडमैन ने दी थी। ठीक है, अब ये उसके लिए फ्राइडमैन के लिए एक्सेप्टेबल था, और वो इस इक्वेशन से क्या ट्राई करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे कि डिमांड फॉर मनी चेंज होती है सेम डायरेक्शन में जिस प्रपोर्शन में हमारा प्राइस लेवल चेंज होता है, डिमांड फॉर मनी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। सिमिलरली उन्होंने एक बात क्या कही कि रियल इनकम जो कि है हमारी टी, ये हमारा मेन फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है किसके बारे में, डिमांड फॉर मनी के बारे में। रियल इनकम डिटरमाइन करती है कि हमारी मनी की डिमांड कितनी होगी। ये फ्राइडमैन ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर हम ओल्ड बिलीव्स की बात करें ना, कि पुराने बिलीव्स के अकॉर्डिंग कि अगर इनकम में चेंज आ रहा है तो हमारी डिमांड फॉर मनी में उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा। लेकिन ये जो ओल्ड बिलीव्स हैं ये फ्राइडमैन ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। मिल्टन फ्राइडमैन ने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया था। फ्राइडमैन क्या समझते थे कि अगर इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो ओवर प्रोपोर्शनेट डिमांड ऑफ मनी में भी, या डिमांड फॉर मनी में भी चेंज होगा। ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, सेम डायरेक्शन सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्राइडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। सो ऑप्शन 4 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिल्ट एज मार्केट मींस, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, ऑप्शंस देखते हैं, बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मार्केट ऑफ कमोडिटीज। तो अगर हम बात करें अपनी इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में, सो इंडियन कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू, इट्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, गिल्ट एज मार्केट और दूसरी है हमारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। ठीक है, गिल्ड एज मार्केट की अगर हम बात करें तो ये ऐसी मार्केट है जो गवर्नमेंट की और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है। ठीक है, और अगर हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट है वो शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ओल्ड और नई दोनों कंपनी के डिबेंचर्स में डील करती है। ये मार्केट आगे फर्दर भी डिवाइडेड है न्यू इशू मार्केट में और ओल्ड कैपिटल मार्केट में। सो गिल्ट एज मार्केट की अगर हम बात करें तो ये बात करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इंडस्ट्रियल मार्केट की अगर हम बात करें तो ये शेयर्स डिबेंचर्स में करती है। तो अगली बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू गिल्ट एज मार्केट ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। इन चीजों का, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा, जिससे प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। ऑप्शन ए, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, कोई उधार है रीपे कर दिया। सेकंड, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, हाँ बजट डेफिसिट होता है तो पब्लिक से बोरो करती है। थर्ड, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू बजट डेफिशिएंट, बैंक से भी बोरो कर सकती है। फोर्थ, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिशिएंट, बजट डेफिशिएंट आता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है हमारे रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट नया पैसा छापना स्टार्ट कर देगी। गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छापेगी या क्रिएट करेगी तो उससे क्या होगा, हमारी मनी की वैल्यू तो डिक्लाइन होगी ना, और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा मार्केट में। जैसे कहते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ने 130 करोड़ का ऐलान किया कि ठीक है गवर्नमेंट इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो कई लोग क्या कहते हैं, इतनी जनता है 1-1 करोड़ सब में बांट दो। नहीं, क्या ऐसे पैसे बांटने से क्या होगा, वैल्यू तो खत्म हो जाएगी ना। शायद एक कंट्री है, आई थिंक वियतनाम है या युगांडा है, पता नहीं कौन सी कंट्री है, जहां पे ऐसे ही पैसे बहुत ज्यादा छापने लग गए थे और मनी की वैल्यू इतनी ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी कि लोग थैले भर भर के पैसे लेके जा रहे थे सिर्फ 1 किलो आलू या ब्रेड या जैम लेने के लिए। सो ऐसे हम मनी क्रिएट नहीं कर सकते, मनी की वैल्यू कम होती है, इन्फ्लेशनरी बढ़ती है मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ता है। सो ऑप्शन 4 जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहली क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LAF एंड इज ए पार्ट ऑफ इट। LAF का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फेस, समझे।
समझेंगे इस चीज को हम। MSF इज कॉस्टलियर रूट देन रेपो, रेपो से ज्यादा महंगा होता है। MSF फंक्शंस एज ए लास्ट फॉर बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। और फोर्थ है हमारा MSF इज लिंक्ड टू द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। बैंक की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज से लिंक करता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम MSF की बात करते हैं तो MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये एक ऐसा रेट है, एक ऐसा रेट है जिसपे आरबीआई जो है रात रात के लिए, ओवरनाइट के लिए क्या करता है, बैंक को फंड देता है, बैंक को फंड देता है, जिसमें सिर्फ कौन से बैंक्स इंक्लूड हैं, सेकंड शेड्यूल बैंक, किसके, आरबीआई के एक्ट के अकॉर्डिंग, 1934 में जो ये एक्ट आया था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस बोरिंग स्कीम्स के साथ आया है और उसने क्या किया है, किस लिए लेके आया है कि मिसमैच जो होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स लायबिलिटी में वो ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक बात आती है कि रेपो रेट में और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या डिफरेंस है, रेपो रेट में और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। तो सबसे पहले बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट कैसा रेट है, जिसपे मनी जो है आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एमएसएफ की बात करें तो यहां पे आरबीआई लैंड करता है सिर्फ किसको, शेड्यूल्ड बैंक को। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है कि रेपो में कमर्शियल बैंक को करता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में शेड्यूल बैंक्स को करता है। दूसरा, रेपो रेट एप्लीकेबल है किस पे, वो लोन्स जो प्रोवाइड किए हैं बैंक को, और किसके लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो ये ओवरनाइट के लिए होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम रेपो रेट के अकॉर्डिंग मनी लैंड कर रहे हैं, किसके बदले में, कि बैंक की सिक्योरिटी सेल कर दो, एज अ आरबीआई उसको कोलेट्रल दे सकते हैं, आरबीआई कोलेट्रल में रखेगी शॉर्ट टर्म फंड के लिए अगर आरबीआई लोन दे रही है। और जब लोन मिलता है एमएसएफ रेट के अकॉर्डिंग तो यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं एज अ कोलेट्रल। ठीक है, आरबी रेपो रेट में क्या होता है, बैंक सिक्योरिटीज होती है एज ए कोलेट्रल, बैंक सिक्योरिटीज। और हमारे इसमें एमएसएफ में हमारी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो बैंक्स को अलाउड है कि यहां पे वो अपनी सिक्योरिटीज यूज कर सकते हैं, जो भी एसएलआर में आ रही हैं, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में जो भी सिक्योरिटीज आ रही है, एमएसएफ अलाउड है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बैंक्स वो यूज कर सकता है। ठीक है, किस किस में, जो भी वो लोन ले रहे हैं उस प्रोसेस में। नेक्स्ट, एमएसएफ 1% ज्यादा होता है किससे, रेपो रेट से। देखो ये चीज यहाँ पे जानने समझने वाली क्यों है कि आप रातों रात के लिए पैसे ले रहे हो, ठीक है, ओवरनाइट के लिए आप जो है मनी ले रहे हो, ओवरनाइट के लिए ले रहे हो, ओवरनाइट के लिए ले रहे हो तो ऑब्वियसली रेपो रेट से तो ज्यादा ही इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और कितना ज्यादा है यहाँ पे, 1% है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एमएसएफ इज ऑन द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग एलएएफ एंड इज ए पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फेज का कोई पार्ट नहीं है, मतलब रेपो रेट का कोई पार्ट नहीं है, ये अलग है बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत होता है। बी की तरफ अगर देखें तो एमएसएफ कॉस्टलियर है रेपो से, हाँ कॉस्टलियर है, 1% कॉस्टलियर है। दूसरा, एमएसएफ कैसे काम करता है, एज ए लास्ट रिजोर्ट फॉर बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, ओवरनाइट फंड्स। नेक्स्ट, एमएसएफ क्या है, लिंक्ड है किससे, हमारी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी से। बिल्कुल सही बात है, हम सिक्योरिटीज यूज कर रहे हैं। सो चूज द करेक्ट कोड, बी सी और डी हमारे कोड जो है वो बिल्कुल सही होते हैं, मीन्स ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय, एब्जॉर्प्शन अप्रोच किसने बताई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में किसने फॉर्मुलेट की थी, मिल्टन फ्राइडमैन, मार्शल और लर्नर, सिडनी अलेक्जेंडर या फिर हेबर्डर। So, अगर हम एब्जॉर्प्शन अप्रोच की बात करें तो एब्जॉर्प्शन अप्रोच के बारे में एनालाइज करने वाले कौन थे, सिडनी अलेक्जेंडर। दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है। नाउ, which amongst the following is not correctly matched with regard to balance of payment account, कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जब हमने की थी तो हमने ये सारी चीजें की थी, कौन सी चीज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले हमारा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं वो डेबिट होंगे करंट अकाउंट में, बिल्कुल सही बात है। दूसरी, रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट की रिसिप्ट आई है, पैसा आया है, क्रेडिट होगा, बिल्कुल सही बात है करंट अकाउंट में। थर्ड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, डायरेक्ट हमें इन्वेस्टमेंट का रिसीव मिला है, अमाउंट आई है, क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट में।
फोर्थ क्या है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन, यहाँ पे तो पैसा आया है, गया कहाँ है, तो ये डेबिट क्यों होगा, ये तो क्रेडिट होगा। सो ऑप्शन फोर्थ जो है वो हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस रिलेट्स टू। प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस किससे रिलेट करता है? पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अगला, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड, प्रिवलेंस ऑफ पॉवर्टी अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, और या फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो सबसे पहली बात, प्रेबिस सिंगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेबिस सिंगर की जो थीसिस है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रही है। प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है किसके बदले में? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लेने के बदले में। सो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री की एडवांसमेंट करनी है तो आपको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तो बाहर से मंगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से उनका हो रहा है सेकुलर डेट्रॉइटेशन। इसका मतलब क्या है? किस टर्म्स में? टर्म्स ऑफ ट्रेड में। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या इंपॉर्टेंट रीजन है? यही इंपॉर्टेंट रीजन है जो इनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है कि प्राइमरी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है और फिनिश गुड्स बाहर से अंदर आ रहा है। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, वो और ज्यादा बैकवर्ड हो रहे हैं। और इसका रीजन क्या है? ये डेट्रॉइटेशन क्यों हो रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? क्योंकि हमारी इनकम का लार्जर पार्ट कहाँ जा रहा है? डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जा रहा है। अगर कोई आपको फिनिश प्रोडक्ट बना के दे रहा है तो सस्ते में तो देगा नहीं, आप तो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट ही दे रहे हो, बदले में आपको कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट्स मिल रहा है। सो ये इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेक्शन। मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है कि ये प्राइमरी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, फिनिश गुड्स लेके आ रहे हैं, इनका इकोनॉमी का पैसा तो आधे से ज्यादा बाहर जा रहा है जिससे इनकी इकोनॉमी और बैकवर्ड हो रही है। सो प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस जो रिलेट करती है वो किससे करती है? टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री से। सो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना और पढ़ते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। थैंक यू एवरीवन।